हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बर्नौली थ्योरम और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जो बर्नौली थ्योरम है उसका स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, व्हेन नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन स्ट्रीमलाइन कंडीशन विदाउट फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो यहां तक मैंने इसको एक तरीके से लिखा है, फिर यहां से मैंने इसको कट करके यहां से लिखा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमको बताती है एक्चुअली कि बर्नौली थ्योरम में होता क्या है। और ये जो जितनी लाइनें यहाँ पे मैंने मेंशन की है एक साथ, ये हमको बताती है कंडीशन कि जो फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसकी जो डिफरेंट लेयर होती है उनके बीच में फोर्स नहीं होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल, मतलब अगर आप उसको किसी सिलेंडर में भर दें मान लो फ्लूइड को, और यहाँ पे पिस्टन लगा के आप लोग इस पे प्रेशर या फोर्स अप्लाई करें, तो ये कंप्रेस नहीं होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रीमलाइन कंडीशन। तो स्ट्रीमलाइन मतलब क्या कि अगर मान लीजिए फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके आगे वाला पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, पीछे वाला पार्टिकल भी उसी को फॉलो करें। इसके बाद में दिया हुआ है फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स, मतलब ये जो फ्लूइड है जिस भी किसी कंटेनर में या पाइप में फ्लो हो रहा है उसके बीच में और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चारों कंडीशन हम लोगों को सेटिस्फाई होती है तो हम लोग कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स फ्लो। सपोज इस पाइप में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम लोग इस फ्लूइड की टोटल एनर्जी देखेंगे तो वो हमको मिलेगी कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी मतलब यहाँ पे क्या, तो जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में तीन टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, ये तीनों का अगर हम लोग सम देखेंगे किसी भी पॉइंट पे देखें तो वो हमको क्या मिलना है, एक जैसा ही मिलना है, मतलब क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो अभी तक की इतने मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ और किस टाइप से पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम आने वाला है और अगला वीडियो आप लोगों को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ देखें, तो प्रूफ को देखने के पहले हम लोग यहाँ पे एक पाइप कंसीडर करते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। मतलब कि यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हम लोग नाम देते हैं A2, वो कम है। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है। यहाँ पे अगर फ्लूइड का हम लोग प्रेशर देखें तो वो P1 है। इस एंड को हम लोग C बोल देते हैं, ये जो सिरा है इस सिरे को हम लोग D बोल देते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसका हम लोग वेलोसिटी V2 बोल देते हैं, और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको P2 बोल देते हैं। और ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इस एंड की जो हाइट है उसको हम लोग H2 और इस एंड की हाइट को हम लोग H1 बोल देते हैं। तो चलिए, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग कीवर्ड्स की बात करें कि पूरी थ्योरम को आप कैसे दिमाग में रख सकते हैं, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको सबसे पहले डिराइव करनी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लूइड की और यहाँ पे देखेंगे। तो अब अगर हम लोग एट एंड सी बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एंड सी, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन हम लोग एंड सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, V1 है, तो V1 स्क्वायर हो गया। यही बात करें हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट, कहाँ पे बात करें, D पे बात करते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 1/2 mv2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों फाइंड कर ली है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी देखिए, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें V1 विल बी लेस देन V2। ठीक है, अगर आपके पास एक पाइप है, सपोज ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, अगर इसको हम लोग बंद कर देंगे या छोटा कर देंगे तो यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो होगा वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होगी, V1 कम है और V2 यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये ज़्यादा है
और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, कम है। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। मतलब फ्लूइड जब C से D तक फ्लो करके आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग वही फाइंड कर लेते हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन फ्लोइंग फ्रॉम C टू D। तो ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हाँ 1/2 mv2 स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं 1/2 mv1 स्क्वायर, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली है। देखिए अब काइनेटिक एनर्जी का काम हो गया, हमने ऑलरेडी डिराइव कर ली है। अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड कीवर्ड क्या बनता है हमारा कि हमको पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना है। तो हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इसी तरीके से जैसे अभी किया है, एट एंड सी। ये जो सी एंड है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल रिलेशन होता है mgh। सॉरी, यहाँ पे देखिए H1, तो इसको मैं क्या मेंशन कर दूं, H1। सिमिलरली यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एंड डी कितनी हो जाएगी, mgh2 हो जाएगी। अब अगर हम लोग देखें कि सीन्स H1 इज ग्रेटर देन H2, मतलब यहाँ पे हाइट ज़्यादा है और यहाँ पे हाइट कम है, इसका मतलब कि यहाँ पे कम हाइट है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर फ्लूइड यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन फ्लोइंग फ्रॉम C टू D। तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, mgh1 माइनस mgh2, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर ली है। अब देखिए मैं एक और बात बता दूं आपको कि देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन चलता रहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर ली, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर ली, दूसरा कीवर्ड हो गया। तीसरा कीवर्ड आप लोगों के लिए आएगा वर्क डन। मतलब आपको तीसरे नंबर पे क्या डिराइव करना है, यहाँ पे वर्क डन। मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है और यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्लूइड लिख सकते हैं या लिक्विड लिख सकते हैं, एट एंड सी एंड पे कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क का एक जनरल रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स, क्योंकि हम लोग जब फ्लूइड की बात करते हैं तो फोर्स की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं या तो प्रेशर की, है ना। तो एक हमारे पास रिलेशन होता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी P और साथ में आ जाएगा A। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि एंड C की बात कर रहे हैं हम लोग, तो C पे जो प्रेशर है वो P1 है और एरिया कितना है, V1 है। तो ये हो जाएगा P1 और A1। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब हो जाता है वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हम लोगों को, देख लीजिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू लिखिएगा। तो ये हो जाएगा V1, यहाँ पे आ जाएगा T। अब V1 क्यों, क्योंकि एंड C की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करें तो ये हो जाएगा P1 A1 V1 और T। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे A1 V1 और T जो है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एंटरिंग एट एंड C। तो कितना वॉल्यूम होगा, वो होगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ P1 M बाय D। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लेके आ गए हैं वर्क डन बाय फ्लूइड एट एंड C। सिमिलरली
हम लोग फाइंड कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्लूइड एट एंड डी, वो कितना हो जाएगा, P1 के प्लेस पे आ जाएगा P2, मास और डेंसिटी दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे C एंड पे वर्क डन निकाल लिया है, D एंड पे वर्क डन निकाल लिया है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं नेट वर्क डन बाय फ्लूइड। तो नेट वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इस C एंड पे जो वर्क हुआ है उसमें से माइनस कर दे D पे जो वर्क हुआ है, मतलब P1 M बाय D माइनस P2 M बाय D, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी वो फाइंड कर लिया, C से D फ्लो होने में जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो फाइंड कर लिया है हमने, और C से D तक फ्लो होने में जो नेट वर्क करना पड़ रहा है फ्लूइड को हम लोगों ने वो फाइंड कर लिया है। ये हमारा तीसरा कीवर्ड था। अब हम लोगों को अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को लगा हो कि मैंने किसी अलग तरीके से समझाने की या आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा एक और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, देखिए हमारे पास एक इस तरीके का पाइप था और फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा था इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने देखा कि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये काई से हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है प्लस वर्क डन हुआ है यहाँ पे। तो जितना वर्क डन होगा फ्लूइड के द्वारा और डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से 1, 2 और 3 की वैल्यू है हमारे पास में, इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो चलिए, वैल्यू थी हमारे पास 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, यहाँ पे थी mgh1 माइनस mgh2 प्लस यहाँ पे लेके आए हम लोग P1 m बाय डी माइनस P2 m बाय डी। ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं कि जो ये जैसे 1 है मतलब एंड C वाली बात हो रही है, यहाँ पे भी mgh मतलब एंड C वाली, और यहाँ पे भी इसी की बात हो रही है C की। तो इन सभी को हम लोग, तो चलिए 1 वाले जितने टर्म हैं सारे एक तरफ कर लेते हैं। जैसे mgh1 यहीं पे है, प्लस में आ जाएगा P1 m बाय डी, और अगर हम लोग इस टर्म को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये जो नेगेटिव टर्म था ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा v1 स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ पे था m1 v2 स्क्वायर, फिर इस सेकंड टर्म को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा mgh2, और ये जो नेगेटिव टर्म है इधर आने के बाद में हो जाएगा प्लस में P2 md। तो ये सारी अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों ने एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे P मतलब प्रेशर है एक तरीके से। तो ये कौन से एंड पे देख रहे हैं, 2 2 2, मतलब कि ये हम लोग देख रहे हैं एट एंड D की बात कर रहे हैं, जो पाइप में हमने यहाँ पे D एंड लिया था, और ये C एंड, मतलब ये जो सारे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C एंड, मतलब इन सभी का C एंड पे सम और इन सभी का D एंड पे सम जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल। और इसी को कहते हैं हम लोग बर्नौली थ्योरम कि भैया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी जो है उनका जो सम होता है, मतलब कि जो टोटल एनर्जी होती है फ्लूइड की, वो क्या होती है, कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट जहां पे वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, और इसी इक्वेशन को हम लोग टर्न कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2 जनरल फॉर्म में v स्क्वायर mgh2 प्लस P2 m बाय d इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं d बाय m से। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि d बाय m से क्यों इसको डिवाइड करते हैं। देखिए m तो यहाँ सभी जगह से कॉमन निकल के जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा इस टाइप से एक इक्वेशन बचेगा, और इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं d बाय m से।
ठीक है। तो d/m से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 dv²। सिर्फ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं d से, ठीक है। और ये हो जाएगा dgh2 प्लस ये हो जाएगा p2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है ये टर्न हो चुका है। जैसे ये जो है इसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी हेड, ये जो बनता है ये बनता है पोटेंशियल एनर्जी हेड, ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं इसको, सॉरी इसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल हेड। और ये जो बनता है ये बनता है प्रेशर हेड, ठीक है। और इन सभी का जो सम आता है वो आता है कांस्टेंट। अब तो ये तो था डेरिवेशन बर्नौली थ्योरम का, और इसका कंक्लूजन अगर हम लोग निकालें तो ये हो सकता है कि मान लीजिए जो पाइप रखा हुआ है, मतलब H1 और H2 जो है उन दोनों की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि H की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा यहाँ से और हमारे पास बचेगा क्या 1/2 dv² प्लस में आ जाएगा P2 और इधर रहेगा एक कांस्टेंट। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसको अगर उधर लेके जाएं तो अभी इस कांस्टेंट को हम लोग छोड़ दें तो ये बनेगा 1/2 dv² इज इक्वल्स टू माइनस में आ जाएगा यहाँ पे P2। तो देखिए यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है ऑलरेडी d और 1, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये सिग्निफाई करता है कि भैया प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जनरल हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी अगर हाई होगी तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, लो होगा, और वेलोसिटी अगर लो होगी तो प्रेशर जो है वो हाई होगा। ये एक्चुअली कंक्लूजन है बर्नौली थ्योरम का यहाँ से, और ये बहुत सारी एप्लीकेशन जो है हमारी डेली लाइफ की वो इसी पे बेस्ड है। इसकी लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें बर्नौली थ्योरम की, तो जो मैंने कंडीशन बताई थी शुरू में कि भैया नॉन विस्कस होना चाहिए फ्लूइड, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, और जो फ्रिक्शन है जिस पाइप में फ्लो हो रहा है वो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, विदाउट फ्रिक्शन होना चाहिए। तो ये जो है ये लिमिटेशन है बर्नौली थ्योरम की। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, चेक कर लीजिए। धन्यवाद।